स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं जॉनी कुमार। मेरे साथ आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास फिजिक्स में एक नया टॉपिक जो है अपवर्तनांक, यानी प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? जो कि अपवर्तन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था कि अगर एक प्रकाश किरण, यानी एक प्रकाश किरण क्या करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर जाती है यानी गमन करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जो ये विचलन है ये उसकी चाल पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग माध्यम में हमारी प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्योंकि हमें पता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपवर्तन है ये किस पर निर्भर करता है, यानी जो विचलित हुई है वो विचलन किस पर निर्भर करता है, वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर अपवर्तनांक की डेफिनेशन दे, जैसे कि हमने पहले पढ़ी है स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक वर्णी प्रकाश है, वो किसी एक पारदर्शी माध्यम में आई कोण पर अगर इंसिडेंट हो रहा है और उससे वो दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रहा है आर कोण पर, यानी वो अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो वहां से स्नेल के नियम से हमें क्या पता लगा था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये तो हमें पता लगा था अपवर्तन के नियम से। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अगर डेफिनेशन की अपवर्तनांक होता क्या है, तो किन्हीं माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पता लगा, किन्हीं माध्यम में प्रकाश की चालों का जो अनुपात है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। मान लीजिए अगर ये पहला माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे में क्या है, प्रकाश की चाल v2 है, तो 1n2 इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2, जहां पे 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन v2, जहां v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। मान लीजिए अगर प्रकाश किरण है कोई, वो क्या करती है, जल से कांच में जाती है, यानी वो क्या करती है, जल में आपतित होकर कहां पे जाती है, कांच में प्रवेश करती है। तो हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, यानी वी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं वाटर और जी से ग्लास, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल का रेशो हो जाएगा किससे, कांच में प्रकाश की चाल से, जहां पे वी डब्ल्यू जल में प्रकाश की चाल है और वी जी क्या है, आपकी कांच में प्रकाश की चाल है। तो नेक्स्ट बात करेगी अब ये जो अपवर्तनांक होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, अगर हमारा पहला माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, पहला माध्यम क्या हो, या तो वायु हो या निर्वात हो। बेसिकली अगर निर्वात कहते हैं कि वहां पे कोई माध्यम उपस्थित ना हो तो बेसिकली हम उसे कहते हैं वायु, यानी पहला माध्यम क्या हो हमारा, वायु हो। यदि प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ जैसे मैं जल मान लेता, हम मानते हैं कि पहली जो वो है वायु है, यानी प्रकाश किरण वायु से कहां पे जा रही है, वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है। तो वायु से जल में प्रवेश करती है, तो वायु के लिए हम एयर यानी ए एन डब्ल्यू यानी ए से एयर और डब्ल्यू से वाटर। तो क्या कर रही है वो, वायु से कहा जा रही है, जल में जा रही है, यानी एयर से वाटर में जा रही है। तो हम कह सकते हैं अब एयर में जो प्रकाश की चाल है वी ए और वी डब्ल्यू, जहां पे वी ए जो है एयर में प्रकाश की चाल है और वी डब्ल्यू क्या है, जल में प्रकाश की चाल। और हमें पता है कि हम जो वायु में प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, सी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए एन डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन वी डब्ल्यू, सी अपॉन वी डब्ल्यू। और इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि वायु से अगर कांच में जा रही है, तो वायु से कांच के लिए क्या हो जाएगा, ए एन जी इक्वल टू सी अपॉन वी जी। ठीक है, तो यहां से अगर वायु से किस में जा रही है, जल में जा रही है, तो सी अपॉन वी डब्ल्यू, जहां पे सी वायु में प्रकाश की चाल है और वी डब्ल्यू क्या है, हमारी हमारी जल में प्रकाश की चाल है। और सेकंड देखेगी, अगर वायु से कांच में जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, सी वायु में प्रकाश की चाल है और जी क्या है, हमारी कांच में प्रकाश की चाल है। अब बात करें नेक्स्ट, जो सेकंड है वो क्या है आपका, आपेक्षिक या फिर जिसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। आपेक्षिक या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अब क्या है, जैसे कि हाँ हमने कहा था कि पहला माध्यम क्या हो, वायु हो, यानी पहला माध्यम क्या हो, वायु हो। अब लेकिन इसमें क्या है कि पहला माध्यम वायु ना होके कोई अन्य माध्यम हो, वायु न होके क्या हो, कोई अन्य माध्यम हो। यानी जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण एक माध्यम यानी जो क्या है वायु से या वायु को छोड़कर कोई अन्य, ठीक है, यानी एक माध्यम वायु को छोड़कर वो कुछ भी हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी अब क्या है कि पहले तो वायु था, अब हमारी घर की प्रकाश किरण किसी अन्य माध्यम, जो वायु से कोई अन्य है, वायु से जैसे मान सकते हैं जल है या फिर कांच है या फिर कुछ भी अन्य है, तो वो वायु से अलग कोई भी अन्य माध्यम है, तो उससे किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या आती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो वहां पे हमारा कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि अगर पहला माध्यम मेरा जल है और दूसरा क्या है मेरा, यानी वो ये तो जल है और दूसरा क्या है, ग्लास यानी कांच। ठीक है, तो यानी अब जल से अगर कांच में जाती है तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, यानी जल में प्रकाश की चाल अपॉन इसमें कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए कि अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल लूं एब्सोल्यूट से, यानी निरपेक्ष से निकालता हूं, अगर यहां से मैं वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो वी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए एन डब्ल्यू, और यहां से अगर मैं वी जी की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए एन जी, सी अपॉन ए एन जी। तो इसी प्रकार अगर मैं वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करूं तो सी अपॉन ए एन डब्ल्यू और ऐसे सी अपॉन ए एन जी। तो यहां से अगर मुझे वैल्यू मिलती है वो क्या मिलेगी, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, यानी सी से तो सी कैंसिल हो जाएगा और ए एन जी की मल्टीप्लाई ऊपर और बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एन डब्ल्यू और 1 की। तो यहां से हमें मिलेगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, ए एन जी अपॉन
ए एन डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किन्हीं माध्यमों में निरपेक्ष, क्या थे कि माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात है, माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से, अगर पहले माध्यम को 1 से डिनोट करूं और दूसरे को 2 से डिनोट करूं, तो यहाँ पे 1 and 2 इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए पहला है वो नीचे है और ऊपर जो सेकंड वाला है वो ऊपर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, यानी 1 n2 इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल ले हम सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम के साथ पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में बार बार रिपीट करता है, बात करें तो यूपी बोर्ड में मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट करता है। अब बात करें इसमें इस क्वेश्चन ये है क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 3/2, और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कितना है 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, जल का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो हमें जल के सापेक्ष कांच का निकालना है और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो जैसे कि लिए हमें पता है अगर ये कांच का अपवर्तनांक दिया रहता है जल का, तो ये जो होता है अगर ये किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है तो दैट मींस ये वायु के सापेक्ष है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखें, जैसे कांच है तो AnG हो जाएगा आपका 3/2, और जल है तो ये क्या हो जाएगा AnW इक्वल टू 4/3। और जैसे कि जल के सापेक्ष आपको निकालना है यानी WnG निकालना है, और कांच के सापेक्ष जल का निकालना है तो GnW आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था कि 1n2 इक्वल टू किसके था n2 अपॉन n1। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां से WnG किसके इक्वल हो जाएगा AnG अपॉन AnW। तो AnG की वैल्यू बात करें तो AnG की वैल्यू कितनी है 3/2, और AnW की जो वैल्यू है वो 4/3 है। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 9/8 कितनी वैल्यू मिलती है, तो WnG मिल जाएगी हमें 9/8। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं GnW की तो हो जाएगा AnW अपॉन AnG। तो AnW की वैल्यू है 4/3 और AnG की वैल्यू है 3/2। तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 8/9। तो अगर इसको हम अल्टरनेटिव मेथड भी है जो हमारा है कि उत्क्रमणीयता से हमें क्या पता है कि जो 2n1 होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका 1n2 का। यानी अगर बात करें कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें पता है और कांच के सापेक्ष हमें जल का निकालना है, तो यहां हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2n1 यानी आपका GnW किसके हो जाएगा 1/AnG, और WnG, तो WnG की वैल्यू है आपकी 9/8। तो यहां से भी हमें वैल्यू जो मिलती है वो 8/9 ही मिलती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको आपने एंजॉय किया होगा, और आपके ये जो डाउट्स हैं इसके संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण का के साथ माध्यम के अपवर्तनांक का संबंध। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।